दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अम्बर सामने उपस्थित हूँ आप लोगों के आमर्श भारद्वाज संस्कृत के बारे में जानने के लिए कि आखिरकार संस्कृत है क्या, संस्कृत की प्राथमिकता क्या है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ पर चढ़ते हैं, छत पर चढ़ते हैं, तो पहली सीढ़ी पर हमें पैर रखना होता है। तो उसी तरह आज हम पहली सीढ़ी पर पैर रखेंगे और आपको सिखाएंगे कि संस्कृत की स्टार्टिंग कहाँ से है। ठीक है, तो आइए। संस्कृत में या हिंदी में सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है वर्ण। कि वर्ण क्या है। जैसे मैथ में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार होता है, उसी तरह से संस्कृत में भी वर्ण, फिर शब्द बनता है, फिर वाक्य बनता है, और फिर हमारा गद्यांश पद्यांश जो भी होता है वह उसकी पूर्ति होती है। तो इधर ध्यान दें। वर्ण, वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे कि कुछ भी चीज हो, उसकी प्राथमिकता स्टार्टिंग जीरो लेवल से लेकर चलना पड़ता है। उसी तरह से संस्कृत में भी जो सबसे मेन पॉइंट है, सबसे छोटी चीज है, वो है वर्ण। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और वर्ण को भाषा की इकाई क्यों कहा गया है, वो इसलिए कहा गया है कि ये सबसे पहली चीज आती है। इसलिए भाषा क्या है, आपसे किसी ने कहीं पर प्रश्न कर दिया कि भाषा क्या है, तो आप क्या बताओगे। भाषा हमारा परिचय करवाती है। जैसे कहीं और का व्यक्ति आपके यहाँ पर आ गया, जैसे बिहार का मान लीजिए, या ब्रजवासी आ गया, तो आप उसका नाम पता ना पूछते हुए भाषा से भी पहचान सकते हो कि ये व्यक्ति कहाँ का है। तो इसलिए भाषा हमारा परिचय करवाती है। और व्याकरण भाषा में उसकी सहायता करती है कि शब्दों का तालमेल कहाँ बैठाना है, किस तरह से हमें बातचीत करनी चाहिए, किस तरह से नहीं बोलना चाहिए। तो हम भाषा क्या है, भाषा जो हम एक दूसरे से बात करते हैं, यही भाषा का ज्ञान है। तो अब हमारा टॉपिक है आज का वर्ण। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वरों को अच भी कहा जाता है और व्यंजन को हल। वो क्यों कहते हैं, इसकी एक छोटी सी एक कहानी है जो आपको सुननी अति आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज के बारे में पिछली जानकारी ना जान लें कि आखिरकार पीछे क्या हुआ था, तो हमें वो बात पूरी ठीक तरीके से समझ में नहीं आ पाती है। क्योंकि जब हमें उसकी पिछली जानकारी ही नहीं है तो हम समझेंगे क्या। तो इसकी एक छोटी सी कहानी ये है कि जब पुराने टाइम में वैदिक संस्कृति में गुरुकुल हुआ करते थे और स्टूडेंट छात्र पढ़ने जाया करते थे, तो जो पारणिय जी थे, एक पारणिय जी का आपने नाम सुना होगा। तो पारणिय जी गुरुकुल में पढ़ा करते थे, लेकिन वो बंद बुद्धि होने के कारण वो थोड़ा सब बच्चों के ज्यादा बराबर इतने होशियार नहीं थे। तो बच्चे उनका मजाक बनाया करते थे क्लास में, ये आज भी होता है। तो उन्होंने बच्चों से परेशान होने के बाद भगवान शिव की प्रार्थना करी और भगवान शिव ने उन्हें प्रसन्न होकर 14 बार डमरू बजाया। जब 14 बार डमरू बजाया था तो उसमें से 14 सूत्रों की उत्पन्न हुए थे। एक बार डमरू बजाने पे एक सूत्र की उत्पत्ति हुई थी। तो उसी 14 सूत्रों के अनुसार से भगवान पाणिनि जी ने व्याकरण की रचना की। तो वो 14 सूत्र कौन से हैं, मैं आपको नोट करा देता हूँ। ध्यान दें इधर। अयोण, रेलरिक, एओंग, अयौच, हायावरट, लण, यमगणनम, झवया, गर्दस, जवगर्दस, ख फ, छ ठ थ, चट तव। ये थोड़ा लंबा है। कपया, सर,
हल। ये हो गए हमारे 14 सूत्र, और इनको माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है क्योंकि ये भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनको माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। अब आप हर सूत्र के लास्ट में एक चीज देख रहे हैं कि ये क्या है, इसको हलंत कहते हैं। और व्याकरण में कहा जाता है कि जिस वर्ण, हलंत्यम एक सूत्र है, उसका कहना, उसका अर्थ यह है कि जिस वर्ण के अंत में कौन सा वर्ण हो, हलंत वर्ण हो, तो इसके अंत में अंतिम हल वर्ण है, क्योंकि ये हलंत है तो ये क्या हुआ, का हल वर्ण हुआ। तो ये कहता है जिसके अंत में अंतिम हल वर्ण हो उसकी संज्ञा हो जाती है। ठीक है, एक सूत्र है तस्य लोभ, वह कहता है जिसकी संज्ञा हो जाती है उसका क्या हो जाता है, लोभ। तो जब इसकी अंत में हल वर्ण है, सभी के अंत में हल वर्ण है, हलंत है, तो क्या हुआ, ये हल वर्ण हुआ, इसकी संज्ञा हो गई, इस संज्ञा होने की वजह से इसका लोप हो गया, तस्य लोपा से। अब लोप क्या है, मान लीजिए जैसे आपके सामने मार्कर है, अब मैं इसे यहाँ से छुपा दूं तो ये क्या हो गया, यहाँ से चला गया, तो आप इसके क्या हो गए, गायब हो जाना। तो उसी तरह से इसको संस्कृत में कहते हैं लोप। अदर्शनम मतलब जो चीज सामने है लेकिन फिर अदर्शनम हो जाए, उसका अदृश्य हो जाए, अदृश्यमान हो जाए, तो उसे हम लोप कहते हैं। ठीक है, जो चीज हमारे सामने थी लेकिन अब नहीं है, वह अदृश्य हो गई, उसका लोप हो चुका है। ठीक है, लोप हो जाना मतलब गायब हो जाना। तो स्वरों को अच क्यों कहते हैं, देखिए अयुण के आ से और आई औच के चा तक कितने वर्ड हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या हो गए हमारे अच। और हायावरट के हा से और हल तक के ला तक जो वर्ड हुए, ये क्या हो गए हमारे व्यंजन। ठीक है, आप हल वर्ण का ये मान लीजिए कि जिस तरह से कहीं पर भर्ती निकली है, वहां पर जब जांच होगी तो वहां पर पूर्ण पुरुष को ही लिया जाएगा, ना कि किसी अपाहिज को लिया जाएगा। तो आप ये मान लीजिए कि जो हल वर्ण है ये इस टाइप का अपाहिज है, लेकिन यहाँ पर जो भर्ती हो रही है वो तो पूर्ण वर्ण की हो रही है, सभी पूर्ण हैं, लेकिन जो अंतिम हल वर्ण है, ठीक है, जिसमें अच नहीं है मतलब स्वर नहीं है, तो वह तो उसकी भर्ती नहीं होगी यहाँ पर। तो जब हम अच लिखेंगे तो अच में अयुण के आ से या उसके चा तक जब हम जिसके अंदर के वाक्य लिखते हैं तो उनमें इन हल वर्ण जो है इस संज्ञक, इनकी गिनती नहीं गिनी जाएगी, ना ही हल में ये सब होगा। ठीक है, अब हम जानेंगे कि अच के और व्यंजन के कितने प्रकार हैं। ध्यान दें, अच कितने प्रकार के बताए हैं अभी, 9। कौन कौन से, आ ए ओ रेल री ए ओ आई औ। ठीक है, अब इसमें भी 2 प्रकार के स्वर हैं। अच 2 प्रकार के होते हैं, कौन से, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर कौन से हैं, आ ए ओ रेल री, मूल स्वर। इनको मूल स्वर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं में राज करते हो वही स्वर कहलाते हैं। स्वयं में तो ये भी राज करते हैं लेकिन ये संयुक्त वर्ण है, ये संयुक्त वर्ण है। ये संयुक्त क्यों है मैं बताता हूं आपको, क्योंकि ए जो बनता है वो आ और ई के मेल से बनता है, और ओ आ और ऊ के, ओ बनता है आ और ऊ के मेल से, और ए बनता है हमारे आ और ई के मेल से। क्योंकि इनमें मेल हुआ है इसलिए इन्हें संयुक्त वर्ण कहते हैं। और मूल स्वर कौन से, आ ई ऊ, जो किसी के मेल के बिना ही हैं, जो स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वयं में ही राज करते हैं। अब आपसे किसी ने प्रश्न कर दिया कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओगे 2 प्रकार के, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। अब किसी ने आपसे प्रश्न कर दिया कि स्वर, अच्छा ये बताओ कि स्वर कितने प्रकार के हैं, लेकिन जब आपको पता होगा कि 2 प्रकार के हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर, तभी आप बता पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन 33 प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें 25 वर्गीय हैं और 8 अवर्गीय।
अभी वर्गीय अवर्गीय की बात क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो वर्ग किसे कहते हैं। आप ये मान लीजिए कि किसी लाइन में 5 व्यक्ति खड़े हैं और उसी तरह की 5 लाइनें हैं, तो वो एक वर्ग हो गया, 25 व्यक्तियों का वर्ग हो गया। और कुछ व्यक्ति लाइन से बाहर खड़े हैं, वो उस 25 व्यक्तियों के घेरे में नहीं है, तो वो कौन से हो गए, लाइन से अलग हो गए। तो उसी तरह से ये 25 तो वर्गीय हैं और 8 अवर्गीय हैं। ये कौन कौन से हैं, कु चु टू तु पु, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, जैसे का खा गा घा घा, चा छा जा झा या, टा ठा डा ढा ना, ता था दा धा ना, पा फा भा भा मा। ये क्या हो गए, 25 वर्गीय। और अवर्गीय कौन से होते हैं, यण और शल। यण कौन से होते हैं, या वा रा ला। और शल शा 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 हा। तो यण कौन से हो गए, यावा राला। और शल कौन से हो गए, सा 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 सा। तो 25 और 8 मिलकर के कितने हो गए, कुल 33। और स्वर कितने हो गए हमारे, 9 प्रकार के। ठीक है। व्यंजन, आप व्यंजन की पहचान कैसे करोगे कि यह व्यंजन है। कहीं पर आपके सामने लिखा हुआ आ गया कि ये का है, की है या को है, कि ये स्वर है या ये पूर्ण स्वर है या फिर ये पूर्ण व्यंजन है, ये क्या है, तो आप उसको कैसे बताओगे। क्योंकि जो व्यंजन होता है वो बिना अच की सहायता के बिना उसका उच्चारण कभी नहीं होगा। व्यंजन जो होता है वो अच के बिना बोला ही नहीं जाएगा, और अच जो होता है वो स्वयं ही बोला जाता है, जो मैंने बताया था, स्वयं राजन्ते इति ईश्वरः। तो व्यंजन पूर्ण नहीं है कब तक, जब तक उसमें अच सम्मिलित ना हो। का हमने संधि विच्छेद करा, तो का प्लस जमा आया, तो ये आ क्या है, ये स्वर है। जब तक स्वर आ में नहीं मिलेगा तब तक व्यंजन पूर्ण नहीं होगा। जैसे की में ई है, का में ऊ है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसी अपाहिज व्यक्ति को लकड़ी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, लकड़ी के बिना उसका वजूद नहीं है, उसी तरह से यहाँ पर भी का की को, जब तक इनमें स्वर सम्मिलित ना हो तब तक इनका भी कोई वजूद नहीं है, ये भी अपाहिज ही समझो। ठीक है। एक चीज और देख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया स्वर कितने हो गए, 9 और व्यंजन 33। लेकिन वैदिक संस्कृति में स्वर और व्यंजन 63 या 64 प्रकार के बताए गए हैं। 63 या 64 कौन कौन से हैं, ध्यान दें। जो भी स्वर है या व्यंजन है इनका स्थान होता है, स्थान आभ्यंतर, वो हम आपको अगली क्लास में सिखाएंगे कि स्थान आभ्यंतर प्रश्न क्या होते हैं। तो वा आ चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, सभी का स्थान आभ्यंतर प्रश्न होते हैं। तो एक सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिका। जो मुख और नासिका से बोले जाने वाले वर्ण हैं वो क्या होते हैं, अनुनासिक। और जो केवल मुख से बोले जाएं वो होते हैं अननुनासिक। इधर ध्यान दें। स्वरित, ठीक है। इसको उच्चैरुदाता भी कहा जाता है, निचैरुदाता, समाहार स्वरिता। अब ये उच्चैरुदाता निचैरुदाता समाहार स्वरिता का क्या तात्पर्य है। उच्चैरुदाता जो हम वर्ण बोलेंगे
वो अगर ऊपर जब हम जीभ से बोलेंगे तो ऊपर की तरफ जो टच होते हुए बाहर निकलेगा शब्द वो उच्चैरुदाता, जो निचले हिस्से से बोला जाए वर्ड वो निच्चैरुदाता, और जो बीच से आवाज निकले वो होते हैं समाहार स्वरिता। ठीक है। अब स्वर जो हैं ये कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के, लेकिन ये वास्तव में 22 प्रकार के होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं ध्यान दें। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है और प्लुत क्या है? ह्रस्व एक मात्रिक, दीर्घ 2 मात्रिक और प्लुत 3 मात्रिक होता है। वो किस तरह से, जब आप किसी को आवाज मारोगे, ओ कहो या ए कहो, कुछ भी कहोगे, तो वो पहले जब पहली बार आवाज मारोगे तो धीरे मारोगे, वो एक मात्रिक होता है। जब वह नहीं सुनता है तो आप दोबारा आवाज मारोगे थोड़ा और तेज स्वर में, वो द्विमात्रिक हो गया। और जब वह आपकी दूसरी बार में भी नहीं सुनता है तो वो आप उसको और ज्यादा तेज आवाज मारोगे, लंबी, ठीक है ना, लंबी आवाज मारोगे, वो होता है प्लुत। तो ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ठीक है। तो अचो के जो स्वर हैं ये ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत होते हैं। तो कौन से ह्रस्व हैं, कौन से दीर्घ है, कौन से प्लुत हैं, ये हम आपको बता देते हैं, क्योंकि आ के 18 भेद हैं। अब आ के 18 भेद किस प्रकार से हैं ये जानिए। देखिए, उदात्ता, अनुनासिक, उदात्ता, अनानुनासिक, उदात, अनुनासिक, जो उदात होते हुए भी, ठीक है, अनुनासिक है, मुख और नासिका से बोला जाता है। और जो उदात होते हुए भी अनानुनासिक है, जो केवल मुख से बोला जा रहा है उदात होते हुए भी। ठीक है। अब आई बारी उदात, अनुदात स्वरित 3 लिखवाए थे। अब अनुदात, दाता, नुनासिक, जो अनुदात हुए भी अनुनासिक है और जो अनुदात होते हुए भी अनानुनासिक है। समझे? मुख और नासिका से बोले जाने वाला वर्ड अनानुनासिक, जो केवल मुख से बोला जाए। अब आया स्वरित। स्वरित अनुनासिक, और स्वरित अनानुनासिक। ये ह्रस्व के कितने भेद हो गए? 2, 4, 6। ठीक है। इसी प्रकार से इनके भी यही हैं। क्या? उदात, अनुनासिक, उदात, अनानुनासिक, उदात, अनुदात, अनुदात, अनुनासिक, अनुदात, अनानुनासिक, स्वरित अनुनासिक, स्वरित अनानुनासिक। ये किसके भेद हो गए? दीर्घ के। अब ह्रस्व के, उदात, अनुनासिक, उदात, अनानुनासिक, फिर अनुदात, अनुनासिक, अनुदात, अनानुनासिक, स्वरित अनुनासिक, स्वरित अनानुनासिक। ठीक है। तो दीर्घ के 6, ह्रस्व के 6, दीर्घ के 6, प्लुत के 6, तो कितने हो गए ये? 18। अब हम देखेंगे कौन कौन से ह्रस्व हैं, कौन से दीर्घ हैं, कौन से प्लुत हैं। तो ध्यान दें इधर, आ, ए,
ओ, ठीक है, रेल, रे, 5 हो गए। आ, ए, ओ, रे, ए, ओ, आई, आओ। ये कितने हो गए? 8। क्योंकि लृ का दीर्घ नहीं होता, लृ वर्ण से दीर्घ अभावात, लृ वर्ण का ये दीर्घ का अभाव है, ठीक है ना। और एचामपि द्वादश तेषां ह्रस्वभावात्, जो एच हैं, ए ओ आई औ, उनका ह्रस्व नहीं होता, ठीक है ना। तो ये हमारे कितने हो गए? 9, 8 और 5, तो कितने हो गए? 22। तो हमारे स्वर कितने हो गए हैं? 22, ठीक है। हमारे स्वर कितने हो गए हैं? 22। और व्यंजन कितने हो गए हैं? 33, ठीक है। अब किसी ने आपसे पूछ लिया कि आ के कितने भेद हैं, तो 1 मिनट में आपको आ यू के भेद लिखवा देता हूं। आ, ए, ओ, रेल, रे, ए, ओ, आई, आओ। आ के कितने भेद हैं? 18, क्योंकि ये ह्रस्व दीर्घ पुरुष तीनों में है, ठीक है ना। ई के भी 18 हैं और ऊ के भी 18 हैं और री के हैं, री के भी 18 हैं और री के हैं 12, क्योंकि उसका ह्रस्व दीर्घ नहीं होता है और एच का ह्रस्व नहीं होता। ए ओ आई औ का ह्रस्व नहीं होता। तो ये कितने हो गए? आ, ए, ओ, रेल, रे। ये चीज याद करने लायक है। कई बार प्रश्न हो गया कि आ कितने प्रकार का है या री कितने प्रकार की होती है, ठीक है। इनके आपको मैंने भेद लिखवाई दिए हैं। तो 22 तो ये हो गए और 33 ये हो गए, तो ये हमारे 55 वर्ड तो हो चुके हैं ओनली। लेकिन बाकी के वर्ड कौन से हैं? तो ध्यान दें, स्वर 22, व्यंजन 35। अब बात करते हैं हम यम वर्ण की। ये यम वर्ण क्या है? ठीक है, यम वर्ण और आयोगवाह, और एक होता है ना। तो अब ये हम आपके 55 वर्ण हो चुके हैं। यम वर्ण और आयोगवाह कौन से हैं, ये हम आपको अगली क्लास में बताएंगे कि ये कौन कौन से होते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।